अध्याय 16। बदलती हवा। समय की बात समय के हाथ। किसी समय में एक सुखी संतोषी गांव बसा हुआ था। लोगों के अपने अपने घर और अपने अपने दरवाजे होते हुए भी गांव की चौपाल एक थी। सभी घरों के बुजुर्ग और नौजवान रात्रि का भोजन करते ही अलाव के चारों तरफ बैठकर घरेलू बातें करते थे। पुरानी बातों के किस्से सुनाए जाते थे। सब हंसने की बात सुनकर हंसते थे, दुख की बात सुनकर दुखी होते थे। किसी ने भी झूठ और छल कपट की वाणी नहीं सीखी थी। सभी लोग सच्ची बात कहते थे और सच्ची बात सुनते थे। घर घर चूल्हे में मंद मंद आग तो जलती थी, मगर किसी भी कोने में आग लगी हुई नहीं थी। सभी की जरूरतें सीमित थी। पेट के लिए रोटी, पीने के लिए पानी, पहनने को कपड़े, रहने को मकान। सूर्योदय से पहले ही घर घर में रोशनी फैल जाती थी। उस गांव के जमींदार ने अपनी जमीन एक किसान को खेती के लिए सौंप रखी थी। किसान ने लगान देने के लिए बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार किसी भी कीमत पर तैयार न हुआ। किसान ने ज्यादा खुशामद की तो जमींदार बोला कि उसके पास काफी जमीन है, मरने पर साथ तो ले जाने से रहा, इसलिए जोतो, बोओ, कमाओ और खाओ। किसान ने एक दिन यह मामला सुलझाने के लिए चौपाल में बात चलाई तो बस्ती के सब लोगों ने जमींदार की बात को ही सही माना। संयोग का खेल कि एक दिन जमींदार वाली जमीन से झाड़ियों की जड़ें निकालते समय किसान को अशरफियों से भरा एक कलश नजर आया। चारों ओर से खोदने पर एक एक करके उसे 7 कलश मिले। काम छोड़कर किसान ने तुरंत बैल जोते, गाड़ी पर 7 कलश रखे और तपती दोपहर में जमींदार के घर की ओर चल पड़ा। जमींदार ने दूर से ही गाड़ी को आते देखा तो मन ही मन किसान पर नाराज हुआ। साफ मना कर देने के बाद भी यह लगान की गाड़ी जोत कर लाया है, आज इसकी अच्छी तरह खबर लूंगा। बस्ती की बात को टालने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन गाड़ी पर कलशों को देखकर उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने मुस्कुराकर पूछा, यह फिर क्या नई मुसीबत ले आया? किसान ने भी उसी तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लगान न लेने की हेकड़ी तो निभ गई, लेकिन अब यह मुसीबत तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। जमींदार ने कलशों में चमचमाती अशरफियां देखी तो आश्चर्य से पूछा, बाजरे की जगह खेत में अशरफियां पैदा हुई हैं क्या? वह तुरंत जमींदार की बात काटते हुए कहने लगा, इससे पहले भी किसी के खेत में अशरफियां पैदा हुई होंगी। जड़ें निकालते समय ये 7 कलश मिले हैं, इसलिए इन्हें स्वीकार करो। जमींदार की त्योरियां चढ़ गई। बोला, कलश तुझे मिले हैं तो तू रख, मेरे यहाँ क्यों लाया? किसान ने भी सख्ती से जवाब दिया, जमीन तुम्हारी है इसलिए लाया, आंखें दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे काम के लिए देरी हो रही है। शराफत से चुपचाप कलश स्वीकार करके मुझे जाने दो। लगान वाली बात निभ गई, वो ही बहुत है। जमींदार आत्मीयता से मधुर स्वर में कहने लगा, देख तो फिर अन्याय की बात कर रहा है। जड़ें निकालते समय कलश तुझे मिले हैं तो इन्हें मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मेरी अक्ल तो अभी तक ठिकाने है। अगर अक्ल ठिकाने होती तो ऐसे तुरंत मना नहीं करते। ऐसी ना समझी की बात तो कोई बच्चा भी नहीं करता। जब खेत तुम्हारे हैं तो कलश भी तुम्हारे हैं, इसमें ऐसी कलह की बात ही क्या है? जमींदार व्यंग्य करते हुए बोला, सारे इलाके की अक्ल का तू अकेला ही ठेकेदार दिखता है। ऐसी बेवकूफी की बात सुनकर बस्ती के लोग हंसेंगे, फिर भी पंचायत कराने के लिए मेरी ना नहीं है। किसान ने कुछ तड़पते हुए जोर से कहा, तुम्हारी ना क्यों होगी, मेरी ना है। गरीब के साथ कोई भी न्याय नहीं करता। पंचायती के लायक बात हो तो पंचायती भी कराएं। जमींदार क्रोध में आकर कहने लगा, तेरे कहने से क्या होता है? कैसे पंचायती की बात नहीं है? उस दिन मेरे खेत में तेरे पाँव पर फावड़ा लगा था, तब मेरा पाँव तो बेकार नहीं हुआ। बता, चौमासे में मेरे खेत पर काम करते समय तुझ पर बिजली गिरे तो तू मरेगा या मैं? मुझ पर बिजली गिरेगी तो मैं मरूंगा। किसान बोला, खेत मेरा है तब मुझे मरना चाहिए। बता, मेरे खेत में काम करते हुए अगर तुझे सांप काट खाए तो उसका जहर मुझे चढ़ेगा या तुझे? बोल। जमींदार ने उससे पूछा।
अब इतनी उल्टी सीधी पहेलियों में मत उलझाओ। तुम पर पूरा विश्वास करके मैं यहाँ आया था। मैं जानता हूँ कि पंचायती होने पर मेरे साथ न्याय नहीं होगा, किसान ने कहा। तब पंचायती क्यों करवाता है? चुपचाप ये कलश अपने घर ले जा, मैं कहीं भी चर्चा नहीं करूँगा, जमींदार बोला। खूब चर्चा करो, मैं किसी से डरता थोड़ी ही हूँ। मैंने उधार लिया हुआ हो तब मुझे भी ऐसी बातें करते हुए थोड़ी बहुत शर्म आती है। तुम्हारी कलश मैं कैसे घर ले जाऊँ? मैं तो यहीं गाड़ी छोड़कर खेत पर जा रहा हूँ। इतनी देर में तो आधी जड़ें निकाल लेता। खामखा बहस करना मुझे अच्छा नहीं लगता, किसान ने कहा। और यह आखिरी बात कहकर वह वहाँ से चल पड़ा। जमींदार ने उसे पुकार कर कहा, देख, बेकार जिद करके मत जा, पछताएगा। कोई बात नहीं, किसान बोला। जमींदार का गुस्सा शांत न हुआ, पर किसान नहीं माना। तब वह कर ही क्या सकता था। रात ढलने पर वहीं अलाव के पास पंचायत जमी। किसान की बात सुनकर पंचों ने उससे प्रश्न किया, ये कलश अपने आप उछलकर बाहर आए या तूने खोदकर निकाले? पंच मुस्कुराकर कहने लगे, तब तो यह न्याय तेरे अपने मुंह से ही हो गया कि तेरी मेहनत का फल तुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन गवार किसान तब भी नहीं माना। पंचों के सामने वही हट करने लगा, लेकिन जमीन तो मेरी नहीं है। दूसरे की जमीन में गड़ा धन लेने के लिए मेरा मन नहीं मानता। पंचों ने कहा, तेरे मन को मनाना हमारे वश में नहीं है। न्याय करना हमारा उत्तरदायित्व था, जो हमने कर दिया। धरती, पानी और हवा पर किसी का भी अधिकार नहीं होता। अगर तू ऐसा ही हरिश्चंद्र है, तब दूसरे की जमीन पर बहती हवा में तुझे सांस भी नहीं लेनी चाहिए। आप कहेंगे तो नहीं, पंचों ने कहा, लेकिन हम ऐसी उल्टी बात क्यों कहें? हमारा कहना मान। जब तक गाड़ने वाले का पता नहीं चले, तब तक यह अमानत तू ही संभाल। यह अमानत मेरे किस काम की? यह तो नींद बेचकर जागरण मोल लेना है। भगवान जाने किसने क्या आशा करके ये अशरफियां गाड़ी होंगी। या तो दूध का दूध और पानी का पानी करो, वरना मुझे ये कलश राज्य के खजाने में जमा कराने पड़ेंगे। पंचों ने कहा, हमने तो अपनी समझ के अनुसार जो न्याय करना था वह कर दिया। तू न माने तो तेरी मर्जी। तब वह किसान भड़कते हुए बोला, जब न्याय करना नहीं जानते तो न्याय करते ही क्यों हो? उसके बाद वह जिद्दी किसान सीधा राज दरबार पहुंचा। ध्यान से सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, जान माल की रक्षा के लिए मैं राजा बना, तब तेरा माल छीनने का मुझे अधिकार ही क्या है? तूने बेकार ही जूते घिसे। गांव के पंचों ने तेरे साथ अन्याय नहीं किया। तू खुशी खुशी ये कलश अपने घर ले जा। राजा के मुंह से यह न्याय सुनकर किसान उदास हो गया। वह कुछ दूसरी उम्मीद लेकर यहाँ आया था। वह धीमे स्वर में कहने लगा, आपका यह आदेश तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, और इन अशरफियों का मैं क्या करूं? बेकार जगह घिरेगी। आप नाराज ना हो तो मैं पंचों के सामने उसी जगह यह सातों कलश वापस गाड़ दूं। आखिर उस किसान की जो मंशा थी वही हुआ। तीसरे दिन सूर्योदय के समय बस्ती के लोग पास खड़े देखते रहे और उसने अपने हाथों से उस जगह सभी कलश वापस गहराई में गाड़ दिए। उसके बाद समय की ढलान पर समय की हवा निरंतर बहती गई। हवा के उन थपेड़ों के आगे ना तो वह किसान रहा, ना वे बस्ती के लोग, और ना वह राजा। समय की गोद में नई पीढ़ी अवतरित हुई। नया राजा और नए पंच, नई पीढ़ी, नया खून। नई हवा में अभी तक वह पुरानी बात घुली हुई थी। एक दिन जमींदार का नौजवान बेटा उस किसान के बेटे के पास जाकर कहने लगा, मेरे पुरखे तो बिल्कुल नासमझ थे, लेकिन मैं वैसा नासमझ नहीं हूँ। किसान का लड़का मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहने लगा, आप क्यों नासमझ होने लगे? लेकिन मैं तो अभी तक अपने पुरखों की तरह वैसा ही नासमझ हूँ। हाँ, तू नासमझ है, यह मैं जानता हूँ। तभी मेरे खेत में गड़े हुए कलश तू मुझसे बिना पूछे छुपाकर रात को घर ले आया। किसान के बेटे ने मन ही मन सोचा कि मैंने बुद्धिमानी की जो 7 दिन पहले सारे कलश घर ले आया, नहीं तो आज एक अशरफी भी हाथ नहीं लगती। अब दबने से बात बिगड़ जाएगी। वह निसंकोच बोला, क्यों? इसमें पूछने की क्या बात है? मैं खेत मुफ्त में नहीं जोतता, तीसरे हिस्से का लगान चुकाता हूँ। जड़ें निकालते समय अगर मुझे सांप काट लेता तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाते। आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता। अपनी मेहनत से खोदा धन अपने घर ले आया, इसमें छुपाने की क्या बात है?
दोनों में परस्पर बहुत दांता कसी हुई, लेकिन जमींदार के लड़के की कुछ दाल नहीं गली। वह धमकी देते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ मेरे खेत में गड़ा धन तुझे कैसे पचता है। पचना वचना क्या ठाकुर, वह तो पच गया। दूसरे के माल की आशा करने से काम नहीं चलता, आखिर पसीने की कमाई से ही जीवन बीतेगा। जमींदार का लड़का लाल पीली आंखें कर कर बस्ती के लोगों के सामने पंचायती कराने के लिए चिल्लाया। पंचों ने सोचा, ऐसी शानदार पंचायत का अवसर तो मुश्किल से मिलता है। जमींदार के लड़के ने पंचों को घर बुलाकर उनकी काफी खातिरदारी की। किसान के बेटे को पता चला तो उसने भी पंचों को अपने घर बुलाया और उनकी मुट्ठियां गरम की। पंचों की राय फिर बदल गई। रात को प्रतिदिन पंचायत जुड़ती, आधी रात ढलने तक खूब बहस होती। गांव में दो दल बन गए, आधे पंच खेत के मालिक के साथ और आधे किसान के साथ। पंचों की मौज में किसी तरह की कमी नहीं थी। काफी दिनों तक बहस होने के बाद पंचों ने लगान के हिस्से के अनुसार अशरफियां बांटने का आदेश दिया, लेकिन किसान का बेटा नहीं माना। उसने फिर पंचों को अपने घर बुलाकर उनकी शानदार आवभगत की। अंततः जमींदार के मित्र पंचों ने भी किसान के लड़के के पक्ष में निर्णय दिया। बेचारे जमींदार ने खर्च करने के बावजूद धीरज रखा। समय की हवा फिर अपनी मस्ती में बही। नए नए पेड़ पौधे उगे, अनगिनत नदियों का पानी समुद्र में इकट्ठा हुआ। असंख्य सूरज उदित हुए, चोटी पर चढ़े और अस्त हो गए। एक पीढ़ी समाप्त हो गया। नई पीढ़ी का नया खून नसों के भीतर उल्टी छाती चढ़ने लगा। नई हवा में अब तक पुरानी बातें घुली हुई थी। जमींदार का नौजवान दिलेर पोता नंगी तलवार लेकर किसान के घर पहुंचा। किसान का पोता भी ललकार सुनकर हाथ में फरसा लिए बाहर आया। कहा सुनी से जब विवाद समाप्त नहीं हुआ तो जमींदार के पोते के एड़ी से चोटी तक आग लग गई। उसने तलवार से किसान के गले पर भरपूर वार किया। किसान का कटा सिर पैरों में आ गिरा। सभी की चित्कार सुनकर किसान के मझला और छोटा भाई बाड़े से दौड़े आए। दोनों के हाथों में दो लंबे तड़े थे। डंडे में लगा हसिया जैसा हथियार होता है। नौजवान जमींदार की गर्दन में मझले भाई ने तड़ा फंसाकर जोर से झटक दिया तो उसकी गर्दन आधी कटकर लटक गई। खून की फुहार से उसका पूरा शरीर भीग गया। उस गांव की धरती पर पहली बार पसीने की जगह खून की आकृति चित्रित हुई। गांव के पंच शामिल होकर राजा की शरण में पहुँचे। गड़े धन की बात सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया। पंचों ने इतने दिनों तक मुझसे भेद छुपाकर क्यों रखा? गड़ा धन तो राजा का ही होता है। उसके आदेश से पंचों को 21-21 जूतों की सजा मिली। फिर राजे के घुड़सवारों ने अपने घोड़े दौड़ाए और किसान के घर में छुपाए हुए कलश तुरंत सरकारी खजाने के हवाले किए। समय समय की हवा और समय समय की बयार उस सुखी और संतोषी गांव की जमी हुई चौपाल उठ गई। घर घर आग की लपटें लहराने लगी। भगवान जाने कि वह आग बुझेगी कि नहीं। समय की बात, समय के हाथ।